Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Wine Learning Classes. Guys, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम करने वाली है न्यू क्लासिकल पीरियड जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अप टू 1800 सेंचुरीज के कुछ पीरियड्स में से एक है। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे पीरियड्स कर लिए हैं लाइक विक्टोरियन पीरियड एंड एंग्लो सेक्शन पीरियड और साथ में एलिजाबेथन पीरियड। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन लिखा है, न्यू क्लासिकल लिटरेचर हैज बीन रिटन इन अ पीरियड वेयर सोशल ऑर्डर वाज अंडरगोइंग अ tremendous change in the so-called Enlightenment period. People believed that natural passions are not necessarily good. Natural passions must be subordinated to social needs and be strictly controlled. Full stop. Authors believed that reason was the primary basis of authority. Full stop. They believed that social needs are more important than individual needs. It is quite on contrary to its preceding age in which emphasis was laid individualism rather than the socialism. अब इसका जो है हम जो है वो मतलब समझेंगे। ये बोल क्या रहा है कि इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है यानी कि परिचय है। नवशास्त्रीय साहित्य एक ऐसे काल में लिखा गया जब सामाजिक व्यवस्था एक जबरदस्त परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। तथाकथित ज्ञानोदय काल में लोगों का मानना था कि प्राकृतिक जुनून आवश्यक रूप से अच्छे नहीं होते हैं। प्राकृतिक जुनून को सामाजिक जरूरतों के अधीन होने चाहिए और सख्ती से नियंत्रण किया जाना चाहिए यानी कि स्ट्रिक्टनेस रहना चाहिए। लेखकों का मानना था कि कारण प्राधिकार का प्राथमिक आधार है। उनका मानना था कि सामाजिक जरूरतें व्यक्तिगत जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है यानी कि सामाजिक जरूरतें यानी कि जहां पे आपको ज्यादा मतलब जरूरत होगी, जैसे समाज के लोग अगर एक साथ एकजुट होकर किसी चीज को बेनिफिट सिर्फ एक इंसान को मिल रहा है और किसी चीज का बेनिफिट अगर करने से ज्यादा इंसान को बेनिफिट हो रहा है तो हमको सामाजिक कार्य पहले करना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वर्क यानी कि व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने से। और वह अपने पूर्ववर्ती युग के बिल्कुल विपरीत है जिसमें समाजवाद के बजाय व्यक्तिवाद पर जोर दिया गया था। लेकिन उस टाइम था क्या, वो चाहते कुछ और थे बट हो कुछ हो रहा था। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है न्यू क्लासिकल पीरियड का। ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियलिज्म. When Pope declares the limit of man, he also sets by implication the limit for the artist. अब यहाँ पे क्लाइन लिखी है, now then thyself presume not God to scan the proper study of mankind is man. यहाँ पे exclamatory mark है, but Pope echoes only dominate philosophical thoughts here. Full stop. After the Renaissance, Platonism and Christian humanism, we find in the neoclassical age the dominance of materialism and empirical science. नाउ देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। भौतिकवाद का प्रभाव यानी कि मेटरलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। सो क्या बोला है, जब पोप मनुष्य की सीमाओं की घोषणा करता है तो वह कलाकार के लिए सीमाओं को भी निर्धारित करता है। फिर जो लाइन है उसका मतलब है, फिर अपने आप को जानो, मान लो कि भगवान स्कैन नहीं करेंगे, मानव जाति का उचित अध्ययन मनुष्य है। ठीक है, तो हम मानव को यानी कि एक मानव को कंपेयर मानव ही करता है, भगवान स्कैन करने नहीं आते। लेकिन पोप यहाँ केवल प्रमुख दार्शनिक विचारों को प्रतिध्वनित करते हैं। पूर्ण जागरण का मतलब होता है रिनेंस यानी कि रिक्रिएशन। प्लेटोनिज्म और ईसाई मानवतावाद के बाद हम नवशास्त्रीय यानी कि नवशास्त्रीय का मतलब क्या, न्यू क्लासिकल युग में भौतिकवाद और अनुभवजन्य विज्ञान का प्रभुत्व पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां बोला गया है, द रूलिंग थॉट ऑफ द एज इज शेप्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक थॉमस होब्स, जॉन लॉक एंड जोस बटलर. द फिलोसॉफिकल एम्पिरिसिज्म ऑफ द एज propagated through the writing of Bacon, Hobbes and Locke were supported and strengthened by the advancement of empirical science. यानी कि थॉमस हॉब, जॉन लोके एंड जोसेफ बटलर जैसे दार्शनिक ने युग के सत्तारूढ़ विचार को आकार दिया है। बेकन, हॉबस और लोके के लेखन के माध्यम से प्रचलित युग के दार्शनिक अनुवाद को
अनुभवजन्य विज्ञान की उन्नति से समर्थन और मजबूती मिली है। अनुभवजन्य दर्शन और प्रयोगात्मक विज्ञान के प्रभाव में युग के लेखकों ने मनुष्य के बारे में अपनी दृष्टि और जीवन के दृष्टिकोण दोनों को संकुचित कर लिया है। पुरुषों के मामले उनकी राजनीति, उनकी नैतिकता, उनकी नैतिकता और शिष्टाचार प्रमुख चिंता और विषय बन गए। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एम्पिरिकल फिलोसफी एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस, राइटर ऑफ द एज नैरो बोथ देयर विजन ऑफ मैन एंड व्यू ऑफ लाइफ। वही चीज दोबारा वही बोली गई है जो मैंने समझाया। द अफेयर ऑफ मैन, देयर पॉलिटिक्स, देयर मोरल एंड मैनर बिकेम द chief concern. Now, although the concern with politics were present in the time of Shakespeare, also his contemporaries' treatment was idle and utopian, but the treatment of neoclassical writer was practical rather than utopian. क्या बोला है? हालांकि शेक्सपियर के समय में भी राजनीतिक से सरोकार मौजूद था, लेकिन उनका और उनके समकालीनों का व्यवहार आदर्श और यूटोपियन था। लेकिन नियोक्लासिकल लेखकों का व्यवहार यूटोपियन के बजाय व्यवहारिक था। ठीक है, मतलब उनका जो नेचर था वो अलग था। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है इमिशन। पहले मैंने लिख दिया था गलती से लिमिटेशन, बट ध्यान रखना है लिमिटेशन नहीं है, इमिशन है, IMITATION। ठीक है, इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स। तो इसको हम रीड करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द न्यू क्लासिकल लिटरेचर इज द इमिशन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ एशियन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ठीक है, तो देखो क्लासिक्स का अनुकरण यानी कि इमिशन का मतलब होता है अनुकरण। न्यू क्लासिकल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य के क्लासिज्म की नकल है। ठीक है, ऑल्दो द रिनेसांस राइटर हैड इमिशन द क्लासिक्स, वेयर एज रिनेसांस राइटर mere derived inspiration from the classic rather than copying the model of the past, and neoclassical writers strictly adhere to the authority of their models. Full stop. Thus, अगले पेज पे चलते हैं। Neoclassical literature can be called as traditional. The neoclassical writers like Dryden, Pope, Swift, and Johnson were convinced that excellence and perfection in the literary art have been attained by the Roman writers of antiquity, thus they can only copy the models of perfection and excellence. बोला है यहाँ पे कि यद्यपि पूर्ण जागरण लेखकों ने क्लासिक्स की नकल की थी, जबकि पूर्ण जागरण लेखकों ने अतीत के मॉडलों की नकल करने के बजाय क्लासिक्स से प्रेरणा प्राप्त की थी। ठीक है, यहाँ किसी से नकल किया है, जबकि उन्होंने क्या किया था, किसी पहले क्लासिक्स से प्रेरणा ली थी। जिसकी नकल ये कर रहे हैं उन्होंने इनकी ही नकल की थी। न्यू क्लासिकल लेखकों ने सख्ती से अपने मॉडलों के अधिकार का पालन किया। इस प्रकार नवशास्त्रीय साहित्य को पारंपरिक कहा जा सकता है। ठीक है, आगे है ड्राइडन, यानी कुछ लेखकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट और जॉनसन जैसे नवशास्त्रीय लेखकों को विश्वास था कि साहित्यिक कला में उत्कृष्टता और पुरातनता के रोमन लेखकों द्वारा प्राप्त की गई है। इस प्रकार वे केवल पूर्णता और उत्कृष्टता के मॉडल की नकल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नीचे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। नाउ इसको हम रीड आउट करेंगे। The concept of nature was also an important characteristic of the neoclassical age. By nature, they never meant by the forest nature, but for them nature meant the general human nature. अब देखो हम नेचर पे आ गए हैं, कॉन्सेप्ट की नेचर पे आ गए हैं, तो इसको पढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, प्रगति की अवधारणा कर रहे हैं। प्रगति की अवधारणा भी नवशास्त्रीय युग का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे प्रगति यानी कि नेचर भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि और चीजें। स्वभाव से उनका मतलब कभी जंगल की प्रगति से नहीं था, लेकिन उनके लिए प्रगति का मतलब सामान्य मानव का स्वभाव था। अब यहाँ पे नेचर का मतलब हमने ये सोच लिया कि प्रगति है, बट प्रगति नहीं था नेचर का मतलब। यहाँ पे नेचर का मतलब था कि किसी ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा है। अब बोला है द जनरल ह्यूमन नेचर वॉज नॉट वट द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन फेल्ट एंड थॉट, बट द स्टैंडर्ड व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एज फेल्ड बाय होमर एंड
हॉरेंस। ठीक है, क्या बोला है, सामान्य मानव प्रगति वह नहीं जो सामान्य पुरुष और महिलाएं महसूस करते हैं और सोचते थे, बल्कि होमर और हॉरेस द्वारा आयोजित मानव प्रगति का मानव दृष्टिकोण ही अलग था। ठीक है, सो उनका कहना था कि उनके लिए जो मतलब नेचर का मीनिंग है वो नहीं था कि जो ह्यूमन अपने आप सोचते हैं, जो पुरुष अपने आप सोचते हैं, जो महिलाएं अपने आप सोचती हैं। उनके लिए जो नेचर का मतलब था वो उनके दृष्टिकोण से कुछ अलग ही था। लाइक देयर स्टैटिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, द न्योक्लासिकल राइटर थॉट ऑफ ह्यूमन नेचर also was something static and standard, which is the same in all the men and remain the same at all times. Thus their view of nature as well as man, world and nature was static and स्टैंडर्ड। तो क्या बोला है कि दुनिया के अपने स्थिर दृष्टिकोण की तरह नवशास्त्रीय लेखकों ने मानव प्रगति के बारे में भी सोचा था। वह यह कुछ स्थिर और मानक है जो कभी पुरुषों में समान है और हर समय एक जैसा रहता है। इस प्रकार प्रगति के साथ साथ मनुष्य, संसार और शैली के बारे में उनका दृष्टिकोण स्थिर और मानक था। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे कि ये तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैन। अब पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैन यानी कि मनुष्य की अवधारणा। द न्यू क्लासिकल लिटरेचर consider man as limited being having limited power. A large number of satire and work of the period attack the man for his pride and advise him to remain content with his limitation power of knowledge. Thus man in neoclassical literature remains a being of limited means and power. तो क्या बोला है, न्योक्लासिकल साहित्य मनुष्य को एक सीमित प्राणी के रूप में मानता है जिसके पास सीमित शक्ति है। उस समय के बहुत से व्यंग्य और कृतिज्ञा मनुष्य के अभिमान के लिए उस पर प्रहार करती हैं और उसे अपने ज्ञान की सीमित शक्ति से संतुष्ट रहने की सलाह देती हैं। फिर से इस प्रकार नवशास्त्रीय साहित्य में मनुष्य सीमित साधनों और शक्ति का प्राणी बना हुआ है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैन खत्म होता है, नाउ है लिटरेरी फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, ज्यादा नहीं है। अमंग द न्यू क्लासिकल फॉर्म ऑफ लिटरेचर द मोस्ट फेमस वर द एसे बोथ इन वर्ड्स एंड प्रोज, व्हाइल ड्रामा declined and almost disappeared during the later part of the period novel made its beginning. The literature of the age was mostly comic and satiric, and important failure of the age was to produce tragedy. ठीक है, आगे देखो, इसमें इसका मतलब समझेंगे लिटरेरी फॉर्म का। सो इसका मतलब है कि साहित्य रूप, यानी कि लिटरेरी का मतलब होता है साहित्य और फॉर्म का मतलब होता है रूप। साहित्य के नवशास्त्रीय रूपों में सबसे प्रसिद्ध पद और गद्य दोनों में निबंध है, ठीक है, एस्से है। जबकि इस अवधि के बाद के भाग में नाटक का पतन हुआ और लगभग गायब हो गया। उपन्यास ने अपनी शुरुआत की और उपन्यास ने अपनी शुरुआत कर ली उस टाइम, और युग का साहित्य ज्यादातर हास्य यानी कि कॉमेडियन टाइप का था, व्यंग्यात्मक था, और युग की एक महत्वपूर्ण विफलता त्रासदी उत्पन्न करना था। ठीक है, सो अब है न्यू क्लासिकल ड्रामा। यहाँ पे है न्यू क्लासिकल ड्रामा फॉल्स इनटू टू फेसेस में था, एक था रिस्टोरेशन ड्रामा और एक था सेंटिमेंटल ड्रामा। रिस्टोरेशन ड्रामा एंड सेंटिमेंटल ड्रामा ये भी हमारे सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी जो है इन फ्यूचर वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचे। In the Restoration age, drama rose in the form of comedy of manners, but in the second phase, it declined as the Elizabethan drama, like those of Shakespeare. Next page पे चलते हैं। Were reproduced and age itself did not produce drama, thus the decline of drama happened. तो इसका मतलब समझेंगे। हाँ, तो अब देखो इसका मतलब समझेंगे। न्यू क्लासिकल ड्रामा, जो न्यू क्लासिकल ड्रामा है वो दो में आपका जो है वो डिवाइड है, एक था रिस्टोरेशन और एक मैंने और बताया था सेंटिमेंटल। तो जो रिस्टोरेशन को हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बहाली नाटक, जो कि हमारा 17वीं शताब्दी के बाद यानी कि 70th सेंचुरी के बाद आया था, और सेंटिमेंटल ड्रामा जो है वो 18वीं शताब्दी में यानी कि सेंचुरी में आया था। बहाली के युग में यानी कि रिस्टोरेशन पीरियड के युग में कॉमेडी ऑफ मैंस के रूप के नाटक का उदय हुआ, लेकिन दूसरे चरण में वह गिरावट मतलब नीचे आई, क्योंकि शेक्सपियर जैसे एलिजाबेथन नाटकों को, यानी कि शेक्सपियर ने एलिजाबेथन नाटकों में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि और उम्र ही नाटक का निर्माण करती थी, इस प्रकार नाटक का पतन हो गया। तो वो वाला नाटक जो है इस तरीके से हमारा बंद हो गया। नाउ एज ऑफ रीजन,
ठीक है, अब देखो बिल्कुल छोटा सा रह गया, हमको एज ऑफ रीजन करने के बाद जो है वो हम कंक्लूजन कर लेंगे और हमारा ये जो टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। मैं अपने तरफ से जो कोशिश करती हूँ पूरा सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉइंट आपको वो शो करवाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको आपको याद करना ही करना है। इसमें फालतू चीजें कुछ नहीं है कि जिसको आप कट कर दें या जिसको आप ना लिखें, ये सारी चीजें लिखना जरूरी है क्योंकि नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीए, सो बीए में आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो एज ऑफ रीजन पढ़ते हैं। एज ऑफ रीजन में है न्यू क्लासिकल पीरियड इज ऑफन called the age of reason. Thinker of this age considered reason to be the highest mental faculty and sufficient guide in all areas. Both religions, belief and morality were grounded on reason. In literature also the reason is predominant in the neoclassical age. Emotion and imagination are also present but in a controlled way. अब इसका मतलब समझेंगे तो इसका मतलब है कारण का उम्र। ठीक है, एज का मतलब उम्र, रीजन का मतलब कारण। न्यू क्लासिकल काल को अक्सर तर्क का युग कहा जाता है। इस युग के विचारकों के कारण को सर्वोच्च मानसिक स्काय और सभी क्षेत्रों में पर्याप्त दर्शक माना। धार्मिक विश्वास और नैतिकता दोनों तर्क पर आधारित थे। साहित्य में भी नवशास्त्रीय युग में कारण प्रमुख है। भावनाओं और कल्पनाओं भी मौजूद है लेकिन नियंत्रण तरीके से। हर चीज को एक नियंत्रण यानी कि कंट्रोल्ड वे में रखा गया है, यानी कि सब चीज का यहाँ पे हुआ गया है लेकिन हर चीज को एक कंट्रोल वे में रखा गया है। नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। द न्यू क्लासिकल पीरियड इन लिटरेचर ब्रॉट अ सेंस ऑफ डेकोरम एंड स्टेबिलिटी to writer. There were rules to be carefully followed. It was a time of careful moral appearance. Through appearance were more valued than honesty. However, some of England's most brilliant literature can be created to this era. ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा फुल स्टॉप। अब देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं कि निष्कर्ष, साहित्य में नवशास्त्रीय काल के लेखकों के लिए मर्यादा और स्थिरता की भावना लाई। सावधानी पूर्वक पालन करने के नियम थे। यह सावधानी पूर्वक नैतिक उपस्थिति का समय था। हालांकि दिखावे को ईमानदारी से अधिक मूल्यवान माना जाता था। हालांकि इंग्लैंड के कुछ सबसे शानदार साहित्य का क्षेत्र इस युग को दिया जा सकता था। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है द पीरियड ऑफ जो न्यू क्लासिकल पीरियड है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपको प्रॉपर्ली तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड हो चुके हैं। पहले आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद पोज ले लेके यानी कि वीडियोस को पोज कर करके आप सारे पैराग्राफ को अच्छे से 720 की क्वालिटी पे करके आप उसको वॉच मतलब नोट्स बना सकते हैं। और बाकी इससे ज्यादा अगर आपको कोई परेशानी आए तो इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां पे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज हमारी टीम आपके लिए रेडी है। सो वहां पे आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।